हिस्ट्री पे। अब 5 क्वेश्चन हिस्ट्री पे किया जाए। देखो हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन रोज करवाता हूं। आइए सर, निम्न में से किसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है? मतलब कि जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता को एक इतिहासकार था जिसका नाम था गार्डन चाइल्ड, ठीक है ना। गार्डन चाइल्ड नाम के इतिहासकार ने फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता या फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। यह आज मैंने पेड बैच में पढ़ाया भी है, आपके पेपर में पूछा भी है। पुरातत्व विभाग का जनक भारत में कनिंघम है। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? कर्जन ने की। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द किसने दिया? जॉन मार्शल ने। अच्छा सर, ठीक है। अब बताओ हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, अच्छा चलो टिक लगाया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज का ज्ञान था, किस चीज का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तुम लोग सिर्फ बताना। चलो और चीजें लिख दे रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तिल का, गेहूं का, जौ का, किसका ज्ञान था, किसका नहीं? ऊन का, तिल, गेहूं, जौ, ऊन, और आपके क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपस्टिक, ठीक है ना, लिपस्टिक का ज्ञान था कि नहीं था? मुकुट का ज्ञान था कि नहीं था? मुकुट का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता है? हाँ, इतना बताओ जरा। तिल का, गेहूं का, जौ का, ऊन का, लिपस्टिक का, मुकुट का, गन्ना का, शेर का, लोहा का, नेवले की मूर्ति का, किसका ज्ञान नहीं था? सुन लो, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, पॉइंट नंबर 1। शेर का ज्ञान भी इन्हें नहीं था, गन्ना का ज्ञान भी इन्हें नहीं था। नेवले की मूर्ति तो सर धौलावीरा से पाई गई है। धौलावीरा से खेल का मैदान और नेवले की मूर्ति पाई गई है। भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तिल, गेहूं, जौ, ऊन, मुकुट, लिपस्टिक, काजल सब इनके समय पाया गया है, ठीक है ना। काजल भी इनके समय पाया गया है, कंघा भी इनके समय पाया गया है। तो इन चीजों का, बल्कि लिपस्टिक, काजल, कंघा आज के वर्तमान के पाकिस्तान साइड से, उसी समय से सब लोग फैशन था, ठीक है। तो आप फैशन के लिए आज के लड़कियों को दोषी मत ठहराओ। हम लोग की परदादी की दादी 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 उपयोग करती थी। तो ये तो उनकी लड़की की 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 लड़की है, समझ रहे हो ना। तो आप देख लो, इसलिए फिर समझ लीजिए, ठीक है ना। अगले पे आएंगे तो डी ऑप्शन इसका सही है, नेवले की मूर्ति का ज्ञान था। बाबर का प्रिय खेल क्या था? सर वैसे बाबर के तो कई खेल थे जीवन में। एक को बाबर का प्रिय खेल था इश्कबाजी। गुरु ई कौन सा खेल है? मैं बता रहा हूं। बाबर जब फ्री टाइम में हुआ करता था तो कबूतर लड़ाता था। 2 कबूतर लेके लड़ो, जैसे मुर्गी मुर्गा लोग लड़ाते हैं। तो बाबर ना कबूतर की लड़ाई, ये बाबर का फेवरेट गेम था, कबूतर की लड़ाई, दैट इज इश्कबाजी। ये बाबर का फेवरेट गेम था। दूसरा बाबर का फेवरेट गेम था गजीफा। इसी को आजकल आप लोग ताश कहते हो। इसी का बैठ के आप लोग खेलते हो, दहला पकड़, 3 2 5, लकड़ी खेलते हो ना। तो जो तुम लोग दहला पकड़ खेलते हो ना, वो बाबर लाया है भारत में। तुमको मैं बताऊं बाबर की देन भारत में क्या क्या मानी जाती है। बाबर की देन भारत में बंदूक मानी जाती है, तोप मानी जाती है, गोला बारूद माना जाता है। गोला बारूद ये माना जाता है। बाबर की देन भारत में ताश को मानी जाती है। बाबर की देन भारत में आपके क्या कहा जाता है, वो मुंबईयान शैली, लिखावट की एक नई पद्धति, ये सब बाबर की देन मानी जाती है ससुरा की। और वीणा वादन में तो सर जो मुगल सम्राट एक्सपर्ट था, मुगल बादशाह, उसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब था। और जो अकबर था, अकबर का जो प्रिय खेल था नक्कारा बजाना। गुरु ये नक्कारा क्या होता है? गुरु इसी को नगाड़ा आजकल आप कहते हैं, नगाड़ा। ये अकबर का प्रिय खेल हुआ करता था, अकबर का। और पासा खेलना ये प्रिय खेल हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। वहां के लोग पासा ओसा खेलते थे, डायस खेलना पसंद करते थे, ठीक है ना। ये सब बाबर की देन। और बाबर की देन कलिंदा नाम का जो फल होता है ना, कलिंदा फल, जिसको आप वाटरमेलन कहते हो, वो है कलिंदा नामक फल। वो भी बाबर का प्रिय मतलब फल हुआ करता था। तो इसीलिए तो बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर का एक नाम कलंदर नहीं है, कलंदर मतलब होता है दयावान।
वो उधर काबुल के लोगों ने उसको दिया था। तो आज के बाद याद रखना, बाबर के दो प्रिय खेल थे, गजीफा और इश्कबाजी। तुम्हारा कौन सा प्रिय खेल है? नाम मत लेना, अशुद्ध हो जाएगा हमारा क्लास। बट हाँ नहीं, अभी मौका मिल जाए तो तुम लोग ऐसा ऐसा नाम ले लोगे कि क्लास अशुद्ध हो जाए। किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शंख है? वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले जैन तीर्थंकर आपके ऋषभ देव या अजीत नाथ जी, आपके ऋषभ देव, ठीक है ना। उसके बाद मल्लीनाथ, महावीर स्वामी, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले 19वें, 22वें, 23वें और 24वें, ये 4-5 ऐसे महावीर मतलब संत हैं जैन धर्म के, जो अक्सर आपसे एग्जाम में रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अरिष्ट नेमी, इससे एक क्वेश्चन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार कौन था? तो याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी तैयार रखो, भगवान श्री कृष्ण जी का रिश्तेदार या समकालीन अरिष्ट नेमी माना जाता था। और यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसी का प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना, शंख हुआ करता था। अरिष्ट नेमी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। और जो ये लोग हैं आपके मल्लीनाथ, ये जैन तीर्थंकर में 19वें नंबर पे थे और इनको महिला पुरुष के बीच की कड़ी माना जाता है और इनका जो सिंबल है दैट इज कलश। अजीत नाथ जी की अगर बात की जाए तो ये दूसरे जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, सेकंड नंबर के, और इनका जो सिंबल है दैट इज हाथी। सर जो पहले नंबर पे ऋषभ देव थे, बेटा अगर ऋषभ देव की बात करोगे जो फर्स्ट नंबर पे हुआ करते थे, उनका सिंबल है वृषभ या बुल। और सर महावीर स्वामी जो कि 24वें नंबर के गुरु थे, मतलब जैन तीर्थंकर थे, इनका सिंबल है सिंह। और 23वें नंबर के भी बहुत फेमस हैं पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी का जो सिंबॉलिक फॉर्म है जैन धर्म में दैट इज आपके क्या, सर्प है ना, हाँ, इनका क्या है, सर्प या स्नैक। ये तो कुछ ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका की आता है। देखो एक है दानिश मुस्ताक, कह रहे हैं कि सर प्लीज स्टैटिक जीके के लिए कोई बुक बता दो। लल्ला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे एक कुछ समय दे दो, तुम्हारे लिए इस एग्जाम के लिए पूरे जीके जीएस स्टैटिक की बुक, जीके जीएस और स्टैटिक, इसकी बुक लॉन्च होगी 25 जुलाई को, ठीक है ना। अब तुम्हें शौक चढ़ा है कि अलग से 200-150 का बुक खरीद लो तो मार्केट से ले लो, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं उसी तरीके के परिवार से हूं जैसे आप, एक एक रुपए की वैल्यू को समझता हूं, मैं लगा हुआ हूं। आपका जो एकदम जो एसएससी का सिलेबस है ना, जितना पूछता है उतना ही इस बुक में डालूंगा। और आपके लिए ये बुक मैं टॉपिक वाइज भी बना रहा हूं, मिक्स भी बना रहा हूं और थियरी वाइज भी बना रहा हूं, लेकिन लॉन्च होगी 25 जुलाई को। उतना दिन तो रुक जाओ यार। अब आज आप 17 जुलाई पे हो, 7-8 दिन दे दो बस। नहीं वही होगा, जल्दी जल्दी में महंगी। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुमको 150, 200 और 250 का खर्चा तुम्हारे घर पे पहुंचा के 100-125 रुपए की पड़े, ऐसा मेरा एफर्ट है बस। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वेट कर लो लल्ला, आ रही है किताब, मेरी ही लॉन्च होगी। अब 25 तारीख तक मत बोलना, ठीक है ना। होयसल की राजधानी क्या थी? होयसल की राजधानी क्या थी? अरे हम घर तक पहुंचवा के तुम्हारी किताब 100-125 रुपए तक पहुंचा देंगे यार, मत घबराओ। हम है ना, मैं भरोसे के साथ कहता हूं, मैं पूरे साल में सिर्फ 2 किताब लाता हूं, एक करेंट अफेयर की और एक जीके जीएस की, वो भी एग्जाम के टाइम पे कि आप पढ़ लो। बाकी मेरी आप कोई किताब मार्केट में खोज दो नहीं मिलेगी। मैं एग्जाम के टाइम पे बस अब करंट अफेयर का टीचर हूं तो वो लाना पड़ता और एक जीके जीएस, ठीक है। इसका बताओ होयसल की राजधानी क्या थी? सर देखिए, मदुरा या मदुरई, ये तो सर पांड्य लोगों की राजधानी थी। वारंगल, ये तो सर काकतीय वंश की राजधानी थी, काकतीय वंश की। देवगिरी तो सर उनकी क्या कहा जाता है, देवगिरी वंश की ही हुआ कर, देवगिरी वंश हुआ करती थी, उन्हीं की थी। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की भी राजधानी बहुत पूछता है, जिसकी राजधानी थी मान्यखेट, ठीक है ना। अगले पाएंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट कब हुआ था? सर आइए सब देख लिया जाए। 1925 में हुआ था। इसी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई थी।
1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने की थी। और 1927 में सर साइमन कमीशन इंग्लैंड में आया था, क्योंकि भारत में तो सर 1928 में हुआ आया था, ठीक है ना। अच्छा,